नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर में जो आपको हार्ड लगती है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट की आज अपन बात करने वाले हैं। और एग्जाम में आपके कौन कौन से क्वेश्चन छपने वाले हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं। और इसके साथ में ही आप सभी को पता है कि अपना न्यू टाइप सॉल्यूशन आ रहा है। इसके साथ में गेस पेपर का सॉल्यूशन, ओल्ड एग्जाम के जो पेपर है और उनका सॉल्यूशन आप सभी के लिए अवेलेबल हो रहा है ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर। अगर आप फर्स्ट बार इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर हो या चैनल को पहले से विजिट कर रहे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली जो भी अपनी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आज अपन बात करेंगे मेनली जो स्टैटिक सब्जेक्ट है सेकंड ईयर में उसके पेपर सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे? उसके गेस पेपर की बात करने वाले हैं। मतलब ये आपके पेपर ऐसे कैसे एग्जाम में छपने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें कि जो ये पेपर है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए है, तो राजस्थान में हो चाहे इंडिया में किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी हो जो कि आईसीआर के अंडर है और जिसमें स्टैटिक्स है, तो साथियों ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले डेफिनेशंस में अपन बात करेंगे। सबसे पहली है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता का जो परीक्षण होता है, इसके साथ में ही अपन बात कर लेंगे, हिंदी में भी इनकी बात कर लेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल में, कंबाइंड मीन और इसके साथ में कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में, इसके साथ में पॉपुलेशन और सैंपल में, मतलब समग्र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? समग्र बोलते हैं। इसके साथ में ही सैंपल आ जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट, इसके साथ में ही सिंपल रैंडम सैंपलिंग, और इसके साथ में स्कैटर डायग्राम और पाई डायग्राम आ जाएगा, और इसके साथ में स्क्यूनेस और कुर्टोसिस आ जाएगा। ठीक है, इनकी आपको क्या देखनी है? डेफिनेशन देखनी है, परिभाषा देखनी है। ठीक है, अगर किसी भी साथी ने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की क्लास देखी है तो वहां पर कुछ तो आपको इनमें से दिखी होगी और शायद मैंने बहुत अच्छे प्रकार से वहां पर इनको समझाया भी था। ठीक है, तो उसको अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की तो प्लेलिस्ट में जाना यूट्यूब चैनल पर और वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखिएगा, इसके बाद में ये तो डेफिनेशन आप कैसे कैसे छपने वाली है। इसके बाद में है अंतर। अंतर में एक तो सैंपलिंग होता है, एक कंप्लीट एन्यूमरेशन होता है, एक क्लासिफिकेशन होता है, एक टेबुलेशन होता है, एक टाइप फर्स्ट एरर है और एक टाइप सेकंड एरर है। इनमें अंतर देखना है। इसके बाद में अपने आ जाएगा नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट्स, मतलब आपको टिप्पणी लिखनी है किस पर? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और इसके साथ में प्यासो डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने समझा दिया था आपको। इसके साथ में कोरिलेशन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट और इसके आपको क्या देखने हैं? प्रॉपर्टीज, मतलब इसके क्या क्या गुण हैं। इन सभी क्वेश्चंस को अपन समझने वाले हैं। इसके साथ में एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, मतलब स्टैटिक्स का क्या महत्व है और क्या उसकी लिमिटेशन, मतलब क्या उसकी सीमाएं हैं, ये अपने को इसमें स्टडी करनी है। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपने आता है लॉन्ग टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब इनमें अपने को कम से कम 1.5 से 2 पेज कवर करने हैं। तो ये अपने आता है एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मतलब आपको बताना है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में या विक्षेपण की माप, विक्षेपण की माप के बारे में बताना है। ठीक है, इसके साथ में ही नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आप जो भी आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि अपन बात करें कोई भी अपने जैसे एक साल एक ईयर की अपने को प्रोडक्शन का एक चार्ट करना है या उसका डाटा अपने को रिप्रेजेंट करना है तो पाई के रूप में देते हैं, कभी हिस्टोग्राम डायग्राम के रूप में देते हैं, कभी किस रूप में देते हैं, ठीक है, ग्राफ के रूप में। तो वो क्या होता है, उनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा उसके रिप्रेजेंट करने के जो मेथड्स होते हैं ना उनको अपने को देखना है। इसके बाद में आता है एनोवा, मतलब जो आपके एनालिसिस ऑफ जो वेरिएंस है वो आ जाएगा। इसके साथ में इसमें भी आपको वन वे क्लासिफिकेशन के बारे में समझाना है। इसके बाद में है एक्सप्लेन इन डिटेल्स द वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी की आपको जो मेजर्स होती है 2 प्रकार की होती है, दोनों प्रकार की आपको बतानी है। और वैसे कॉमनली अगर बात करें तो 5 होता है, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और फिर मीन मोडियन।
मीडियन और मोड आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपके क्या आते हैं, वो आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बाद में राइट अबाउट द एंजुप्शन एंड एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ची स्क्वायर टेस्ट एंड गिव द मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन बाय, मतलब आपको ची स्क्वायर टेस्ट के बारे में बताना है और इसके साथ में ही क्या बताना है कि जब दो सैंपल अपने को दिए हुए हो और उसके लिए अपने को ची स्क्वायर टेस्ट करना हो या उनके लिए अपने को माध्य की सार्थकता अपने को याद करनी हो, तो उस टाइम क्या करें, कौन सा मेथड अपना या क्या प्रोसेस रहती है वो अपने को बताना है। अब इसके बाद में अपने हैं, सबसे पहले आता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या आता है बेटा, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब डेफिनेशन सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, उनके आंसर्स की अपन क्या करने वाले बेटा, बात करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट को जितना हार्ड समझोगे उतनी ही हार्ड है, पर इसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में सारी चीजें जो मैंने बताई है, जो मैंने लिखी है, वो आपके माइंड में मैं छपाने वाला हूँ, सारी चीजें आपको याद करवाने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी है तो वो भी इसको आसानी से देख सकता है। समझाने का तरीका अपना हिंदी में रहेगा, बाकी आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले हिंदी की बात करें तो यह एक क्या है, सांख्यिकी विधि है, मतलब स्टैटिक्स का एक क्या है, मेथड है। क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो कि क्या करता है, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि जो अवलोकित अपने पास में जो डाटा है वो किसी विशेष परिकल्पना के तहत अपेक्षित डाटा के से क्या है, परिपूर्ण भिन्न है, मतलब अलग है या नहीं है। और यह निर्धारित करने में मदद करता है कि शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए। मतलब ऐसे समझ लो इसको कि ये क्या है, ये अपने सार्थकता का परीक्षण अपन करते हैं। इससे क्या करते हैं, सार्थकता का परीक्षण करते हैं कि जो शून्य परिकल्पना है, नल हाइपोथेसिस है, शून्य परिकल्पना जो है उसको स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, ये अपन किसके द्वारा तय करते हैं, ये अपन तय करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के द्वारा। मतलब ये क्या है, एक सांख्यिकी विधि है जिसका उपयोग करते हैं अपन, किसके लिए करते हैं कि अपन जो शून्य परिकल्पना है उसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें। शॉर्ट में अगर याद करना चाहते हो तो लिखना यहां से कि यह एक सांख्यिकी विधि है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं, मतलब स्वीकार करे या अस्वीकार करे, तो उसको अपन क्या कहते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है कि सांख्यिकी का एक विधि है, मतलब सीधी सी बात है, सांख्यिकी की एक विधि है जिसका प्रयोग करते हैं कि जो शून्य परिकल्पना है उसको स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसके बाद में अपने आता है डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। क्या आता है, एक तो आता है डिस्क्रीट विभाज्य और एक क्या होता है, निरंतर होता है। ऐसा चर केवल विशिष्ट अलग अलग मान ले सकता है और अक्षर पूर्णांकों में गिना जाता है। अक्षर ये क्या होता है, पूर्णांकों में गिना जाता है। ये क्या होता है, ये पूर्णांक होता है, मतलब पूर्ण अंक होगा। जैसे 4 है कि सर 4 ही होगा, 5 है 5 ही होगा। जैसे छात्राओं की संख्या आ जाए तो छात्राओं की संख्या 4.5 5.5 होती है क्या कि सर नहीं होती है। ठीक है, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल है। एक होता है कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि ऐसा चर जो कि दिए गए सीमांकों का कोई भी मान ले सकता है, इसे अक्सर मापा जाता है। जैसे 4.5 हो गया, 4.5 हो गया, ठीक है, और इसी प्रकार से 5.5 हो गया। ठीक है, तो ये किलोग्राम, जैसे वजन मापना है अपने को, हाइट मापनी है, तो वो कंटिन्यूअस वेरिएबल आता है। डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करें, छात्राओं की संख्या वगैरह आ जाती है, और ये अक्सर पूर्णांक होता है, मतलब पूरा अंक होता है। 5 होगा तो 5 ही होगा, दशमलव में नहीं होता, ये दशमलव में होता है। ठीक है, इसकी गणना की जाती है और ये मापा जाता है, इसकी गणना की जाती है और मापा जाता है, ये अंतर आए तो याद रख लेना। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट कंबाइंड मीन और इसके साथ में कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब दोनों को समझना कि एक तो क्या है बेटा, मीन है, मतलब माध्य है, इसके साथ में एक क्या है, डेविएशन है। क्या है, एक स्टैंडर्ड
डेविएशन है। अब अपन बात करें कि मीन क्या होता है। मीन अपन माध्य निकालते हैं तो किसी एक श्रेणी का दिया हुआ होता है, कोई अपने को एक श्रेणी दी हुई है, इसका अपन माध्य निकालते हैं तो वो तो एक के लिए हुआ। जब अपन दो श्रेणियों के लिए साथ में या दो से अधिक श्रेणियों के लिए एक साथ में माध्य निकालें तो उसको क्या कहते हैं, कंबाइंड मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंबाइंड मीन कहते हैं या संयुक्त माध्य कहते हैं। जब दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं का एक साथ में क्या ज्ञात किया जाता है, माध्य ज्ञात किया जाता है तो उसको कंबाइंड मीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, संयुक्त माध्य कहा जाता है। इसके बाद में आता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन तो अलग से निकालते हैं अपन, पर जब स्टैंडर्ड डेविएशन दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं का एक साथ में निकालते हैं तो उसको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ठीक है, डिटेल से देखना चाहते हो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन वाली में मैंने बता रखा है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब समझना कि आपके जो भारत देश है, ठीक है, अपना जो क्या है भारत देश है। अब बेटा मैं पूरे भारत देश की बात करूं तो पूरा भारत देश अपना क्या आ जाता है, पॉपुलेशन आ जाता है। ठीक है, या आपकी क्लास है, आपकी क्लास में बैठे छात्र कंप्लीट संपूर्ण छात्र क्या आ जाएंगे, पॉपुलेशन आ जाएंगे। और उसमें से मैंने दो तीन अलग कर लिए, मतलब वो सैंपल आ जाता है। वो क्या आ जाता है बेटा, सैंपल आ जाता है। और पूरे संपूर्ण हुए तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। और उनमें से दो चार मैंने अलग कर लिए किसी भी मकसद से, किसी भी उद्देश्य से, तो उसको सैंपल कहते हैं। तो देखिएगा पॉपुलेशन क्या होती है, यह एक पूरा समूह होता है, पूरा ग्रुप होता है। ठीक है, ये चाहे क्लास का ग्रुप हो, देश का ग्रुप हो, वो चाहे राज्य का ग्रुप हो, जिले का ग्रुप हो, मतलब ये संपूर्ण होता है जिस पर सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है। और यह वही समूह है जिसे विश्लेषण करने के लिए नमूना निकाला जाता है। नमूना का मतलब क्या हो गया बेटा, सैंपल। नमूना का मतलब क्या हो गया, सैंपल हो गया। मतलब विश्लेषण करने के लिए इसमें से क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। जैसे आपको पता है अपने पास में एक टैंकर दूध का है, एक टैंकर क्या है, दूध का है, तो उसको पॉपुलेशन समझो। और उसमें से अपन एक सैंपल ले लिए कि इसकी जांच करनी है, उसका क्या करना, एनालिसिस करना है। ठीक है, तो एनालिसिस करने के लिए उसमें से क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। क्या लेंगे बेटा, सैंपल लेंगे। तो पॉपुलेशन और सैंपल में समझ में आ गया क्या अंतर होता है, क्या होती है पॉपुलेशन और इसके साथ में ही सैंपल। अब इसके बाद में अपन चलते हैं सैंपल। देख लो, यह जनसंख्या का एक उप समूह होता है। जैसे ये कोई अपने जनसंख्या है, उसमें से अपन ने ये पार्ट ले लिया किसी जांच के लिए, विश्लेषण के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये सैंपल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में देखो आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या आता है, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अब एक आप समझना, अगर ये क्लास बंद होगी तो आप प्रभावित होंगे। अगर ये क्लास बंद होगी तो आप प्रभावित होंगे कि सर, बिल्कुल होंगे। ठीक है, अगर जैसे कोई भी आपको यहाँ पर पढ़ा रहा है, अगर वो आपको नहीं पढ़ाता है या उसके कोई भी एरर आता है, क्लास में एरर आता है, सिस्टम में एरर आता है, तो क्या आप प्रभावित होंगे कि सर, बिल्कुल होंगे। ठीक है, अब एक मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा है कि जैसे कि अपन बात करें कि कोई अदर मान लो, ठीक है, कोई अदर एग्जाम्पल मान लो कि कोई और कार्य हो, तो क्या उससे अपनी पढ़ाई प्रभावित होगी कि सर, नहीं होगी। ऐसा ही समझना कि एक अपना सिक्का है, उस सिक्के को अपन चित्त या पट, चित्त या पट, मतलब उस पर चित्त या पट आएगा तो चित्त आने और पट आने, मतलब ये इंडिपेंडेंट आपस में क्या है, निर्भर है बेटा। क्या है, ये डिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट होती है, मतलब आपस में एक तो मतलब आपस में कोई प्रभाव नहीं हो, स्वतंत्र हो कि ठीक है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। एक होती है डिपेंडेंट, मतलब उसका प्रभाव पड़ता है कि जैसे अपने पेन है, पेन और जो अपनी निपल है, उन दोनों में क्या है साथियों, वो दोनों आपस में निर्भर है, मतलब डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होती है कि दो घटनाएं हैं, आपस में कोई प्रभाव नहीं होता है, मतलब इसके घट जाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इस घटना के घट जाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो इसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट कहते हैं। डिपेंडेंट कब बोलेंगे, डिपेंडेंट जब बोलेंगे जब इसके घट जाने से इस पर कोई प्रभाव पड़ता है, वो चाहे पॉजिटिव पढ़ो नेगेटिव पढ़ो, पर जब प्रभाव पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट कहते हैं। दो घटनाएं स्वतंत्र होती है, यदि एक घटना घटित होने से दूसरी घटना घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया। मतलब एक घटना घट जाएगी तो दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक घटना घट जाने से दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, इसको इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। तो ये वाली चीज याद रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। मतलब ये एक साधारण सैंपल लेने की तकनीक है। मतलब जैसे ये अपनी पॉपुलेशन है, उसमें से अपन सैंपल ले तो उसको सैंपलिंग कहते हैं। और इसकी ये क्या है, साधारण तकनीक है। देखो, यह एक नमूना तकनीक है जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित होने का समान अवसर मिलता है। इस जनसंख्या में से कोई भी हो तो समान अवसर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें से यही बार बार आएगा। ठीक है, सभी को समान अवसर मिलता है, वो उसकी किस्मत है कि किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। एक सदस्य का चयन दूसरे चयन को प्रभावित नहीं करता है, एक का जो चयन है वो दूसरे के चयन को कोई प्रभावित नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब इसके बाद में आता है बेटा अपने स्कैटर डायग्राम, और एक होता है अपना पाई डायग्राम। जो स्कैटर डायग्राम होता है ना, उसको बिखरा हुआ डायग्राम भी कहते हैं। देखो, यह एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। मतलब ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसका उपयोग दो निरंतर चरों के मध्य संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। और प्रत्येक बिंदु एक अवलोकित का क्या करता है, एक अवलोकन का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये दो निरंतर चरों के संबंध दिखाने के लिए यूज में आने वाला जो डायग्राम होता है, दो निरंतर चरों के बीच में संबंध दिखाने वाला जो डायग्राम होता है, उसको क्या कहते हैं, स्कैटर डायग्राम कहते हैं। एक आता है पाई डायग्राम। क्या आता है बेटा, पाई डायग्राम आता है। पाई डायग्राम क्या होता है, एक वर्ताकार चार्ट होता है और इसको अलग अलग खंडों में डिवाइड कर देते हैं। ये गेहूं का प्रोडक्शन है, ये किसका है, ये मक्के का है, ये बाजरे का है, ठीक है, ये अपने सरसों का है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, पाई डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई डायग्राम कहते हैं। इसके बाद में आता है स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। क्या आता है, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस आता है। अब स्क्यूनेस देखो क्या होता है, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, यह आंकड़ों के वितरण में क्या है, एक असीमित झुकाव का क्या है, माप है। और इसके साथ में ही सकारात्मक झुकाव दाहिनी की और क्या करता है, ये अपनी टेल को दर्शाता है। मतलब अगर इसका पॉजिटिव स्क्यू हो, मतलब स्क्यूनेस क्या करता है, ये पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस को क्या करता है, दर्शाता है। अब ये जो है सकारात्मक, जब पॉजिटिव स्क्यू, दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब, जब दाहिनी और इसका टेल मतलब जो पूंछ रहेगी, तब तो क्या होगा, तब तो ये अपने पॉजिटिव होगा। नेगेटिव जब ये बाईं ओर दर्शाता है तो उस टाइम क्या होता है, नेगेटिव स्क्यू होता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, स्क्यूनेस कहते हैं। इसके बाद में आता है कुर्टोसिस। क्या आता है बेटा, कुर्टोसिस। मतलब यह एक सांख्यिकी की माप है जो कि वितरण की टेल के आकार की क्या करता है, ये तुलना करता है उसके शिखर से। ठीक है, और उच्च जो हाई कुर्टोसिस है वो क्या करता है, भारी टेल मतलब जो पूंछ है और इसके साथ में अधिक भारी मानों को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, जब हाई कुर्टोसिस होगा, ठीक है, ये क्या करते हैं, शिखर से तुलना करते हैं। जब हाई कुर्टोसिस होगा तो क्या होगा बेटा, जबकि जो निम्न कुर्टोसिस है वो क्या करता है, हल्की जो है टेल है उसको क्या करता है, दर्शाता है। जब हल्की होती है तो क्या होता है, लो कुर्टोसिस, जब भारी होती है तो हाई कुर्टोसिस को यह क्या करता है, दर्शाता है। तो ये क्या आता है, कुर्टोसिस और क्या आता है, स्क्यूनेस आता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है सैंपलिंग और कंप्लीट एनुमरेशन में डिफरेंट। किसमें है बेटा, सैंपलिंग और कंप्लीट जो एनुमरेशन है उसमें क्या आता है, डिफरेंट आता है। मैंने एग्जांपल लेकर इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी किया था। जैसे दो स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट का नाम मैं लिख देता हूं, एक रमेश है और एक क्या है, एक अजय है। रमेश और अजय। अब भाई साहब रमेश और अजय को बोलता हूं मैं कि रमेश और अजय को बुलाकर मैं आदेश देता हूं कि आपको क्या करना है, आपको जयपुर की क्या करना है, जयपुर की आपको जनसंख्या गिन के आना है। जयपुर की जनसंख्या आपको गिन के आना है, पॉपुलेशन कितनी है। अब भाई साहब रमेश जाएगा और जो अजय है वो भी जाएगा। अब रमेश चला जाता है,
रमेश जाकर क्या करेगा कि मेरे को तो क्या करना क्या आना है, जल्दी से आकर आना है, मतलब जल्दी से मेरे को काम करना है, जनसंख्या गिननी है। तो भाई साहब वो जाता है, एक गांव में जाता है, एक जगह पर बैठता है, आसपास का अनुमान लगाता है और लिख लेता है कि इतनी जनसंख्या है। दूसरे गांव में जाएगा, आसपास का अनुमान लगाएगा, किसी से पूछेगा और फिर वहां का लिख लेगा। इस प्रकार से जगह 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 जाकर वो क्या कर लेगा, वो जनसंख्या की गणना कर लेगा और वो आ जाता है वापस मेरे पास में और वो बोलता है कि सर इसमें 5 लाख है। कितनी है कि सर 5 लाख है। इसके साथ में अजय जाता है और अजय अजय क्या है, आज्ञाकारी है और कहीं ना कहीं जाने के बाद में वो आराम से हर घर में जाकर वो पूछता है और जो आंकड़े है वो कलेक्ट करता है और फिर वो जो अपने रमेश को भेजा तो रमेश तो क्या आ जाता है, 5-7 दिन में आ जाता है। पर जो अजय है वो लगभग 1 महीने तक नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो पर्टिकुलर घर घर में जाकर क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, ढांकड़े जो आंकड़े हैं वो क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। अब बेटा ध्यान से समझ लेना यहाँ पर। अब एक तो क्या कर रहा है, घर घर जाकर ऑथेंटिक डाटा लेकर आ रहा है, उसको कंप्लीट एनुमरेशन बोलते हैं। और एक है कि सैंपल ले लिया कहीं किसी गांव से और वहां से अनुमान लगाकर और उसके आधार पर क्या कर लिया बेटा, उसके आधार पर गणना कर ली। अब इसमें खर्चा कम आएगा, इसमें अधिक आएगा। मतलब जनसंख्या से एक उप समूह का क्या करते हैं, चयन करते हैं, उसके अनुमान पर अपन देखते हैं। पूरी जनसंख्या से हर एक व्यक्ति वस्तु से क्या करते हैं, डाटा एकत्रित करते हैं। इसके साथ में ही स्कोप की बात करें, जनसंख्या के एक छोटे उप समूह का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है। पूरी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। कम लागत आती है। अब भाई साहब एक तो 2-4 दिन से ही आ गया, एक महीने तक है तो भाई साहब लागत ज्यादा किसमें आती है, कंप्लीट एनुमरेशन में। और समय की बात करें तो कम समय लगता है और अधिक समय लगता है। सटीकता की बात करें, नमूने पर आधारित अनुमान होता है तो भाई साहब त्रुटि की संभावना रहती है। इसमें 100% क्या होती है, सटीकता होती है, क्योंकि घर घर जाकर क्या लेकर आ रहा है, अनुमान लेकर आ रहा है। इसके बाद में आता है उपयोगिता। जब जो जनसंख्या है वो बड़ी हो तो उस टाइम जो डेटा संग्रहण है वो क्या होता है, महंगा होता है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इसी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, सैंपलिंग बड़ा। और जब जनसंख्या का आकार छोटा हो तो सटीकता की आवश्यकता हो तब अपन कंप्लीट एनुमरेशन का यूज करते हैं। विधि यह साधारण यादृच्छिक नमूना या सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग इसमें क्या होता है, शामिल होता है। और यह सामान्यतः जनगणना के रूप में किया जाता है, सेंसस के रूप में। इसके साथ में सैंपलिंग में क्या होती है, त्रुटि की संभावना होती है। यहाँ पर कोई जो त्रुटि है उसकी संभावना नहीं होती है, क्योंकि घर घर जाकर पूरे डाटा का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसके बाद में चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण में अंतर। किस में आ जाएगा, क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण में अंतर आ जाएगा। मतलब वर्गीकरण और सारणीकरण, वर्गीकरण और सारणीकरण, वीएस सारणीकरण। अब देखो वर्गीकरण तो क्या होता है, जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ही रमेश को और अजय को भेजा या एक रमेश को भेज दिया। अब रमेश को भेजने के बाद में मैं रमेश को भेजूंगा कि आपको अपना जो एरिया है उसमें से क्या करना है, उसमें से आपको जो भी व्यक्ति है उनको क्या करना है, उनकी काउंट करना है, उनको क्या करना है, काउंट करना है। अब वो काउंट करने जाएगा तो बेटा वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं अलग अलग क्लासिफिकेशन के आधार पर करेगा। वो पुरुषों की संख्या, वृद्धों की संख्या, बच्चों की संख्या, सारी संख्याओं को अलग अलग लेकर आएगा। मतलब वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन। वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन। मतलब वहां से कलेक्ट करके लाकर पहले क्लासिफिकेशन करेगा कि इतने बच्चे हैं और इसके साथ में इतने वर्ग है, इतने पुरुष है, इतने महिलाएं हैं। इसके बाद में आता है टेबुलेशन या सारणीकरण। सारणीकरण का मतलब है कि जो डाटा कलेक्ट करके लेकर आए उनको किस में रख दिया, उनको सारणी में रख दिया। उनको किस में रख दिया बेटा, सारणी में रख दिया। किस में रख दिया, सारणी में रख दिया। कहीं ना कहीं वो क्या होता है, टेबुलेशन होता है। मतलब जो अपन कलेक्ट किए उनका पहले वर्गीकरण किया, वर्गीकरण के बाद में टेबुलेशन किया। तो समझ में आ गया। इसके बाद में इंटरप्रेशन होता है, मतलब एनालिसिस होता है। देखिएगा परिभाषा, डेटा को समान विशेषताओं के आधार पर, मतलब पुरुष है तो पुरुषों का,
और वृद्ध है वृद्धों का, इसके साथ में महिला है तो महिलाओं का, बच्चे हैं तो बच्चों का। इसके साथ में डेटा को पंक्तियों व स्तंभों में जो व्यवस्थित करते हैं उसको टेबुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबुलेशन कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है? डेटा के सार्थक समूहों में वर्गीकृत करना, मतलब जो डेटा है उनको सार्थक समूहों में या ग्रुपों में क्या करना? क्लासिफाई करना। डेटा को एक संरचित तालिका के रूप में व्यवस्थित करना ताकि आसानी से समझा जा सके। ठीक है, तो ये अपने टेबुलेशन होता है। इसके बाद में डेटा को विभिन्न श्रेणियों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है या क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके साथ में ही डेटा को तालिका के रूप में क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है, और जिसमें पंक्तियां और क्या होती है? स्तंभ होती है। मतलब पंक्तियां अलग से होगी और इसके साथ में ही स्तंभ होंगे। इसके साथ में क्या होंगे बेटा? स्तंभ होंगे। इसके साथ में ही जटिलता, मतलब डेटा को सरल रूप में क्या किया जाता है? समूहित किया जाता है। डेटा को क्या किया जाता है? सरल रूप में क्या करते हैं? समूहित करते हैं। मतलब समूह में क्या करते हैं बेटा? डिवाइड करते हैं। समूह में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं डेटा को एक विस्तृत और व्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं? अपने इसमें प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में आता है केंद्रित, मतलब ध्यान केंद्र किस ओर पर दिया जाता है? विशेषताओं के आधार पर। मतलब जो अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो विशेषताओं के आधार पर होगा। इसके बाद में डेटा को एक तालिका के रूप में क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। और डेटा को समूहों में क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं, और इसमें तालिका में क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे पौधों को पेड़, झाड़ियों और घास के रूप में वर्गीकृत करना, और बिक्री डेटा को एक तालिका में वर्ष के हिसाब में क्या करना? प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो साथियों? इसका क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में अंतर देख सकते हो। इसके बाद में थर्ड अपना आता है टाइप फर्स्ट एरर, और इसके बाद में आता है टाइप सेकंड एरर। क्या होता है? टाइप सेकंड एरर होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो हॉस्पिटल में जाता है और भाई साहब बीमार नहीं होता है और उसको बीमार घोषित कर दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है और वो बीमार नहीं होता है, बीमार उसको घोषित कर दिया जाता है, दैट इज टाइप फर्स्ट एरर। मतलब प्रथम प्रकार की क्या होती है? त्रुटि होती है। मतलब जब अपने को परिकल्पना को, शून्य परिकल्पना को क्या कर दिया जाता है? अस्वीकार कर दिया जाता है सही होते वक्त भी। ठीक है, तो उसको टाइप फर्स्ट एरर कहते हैं। जब शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है जब वो सही होती है। मतलब जो व्यक्ति था वो अस्पताल में गया तो उस टाइम क्या था? वो सही था और उसको वहां पर बीमार घोषित कर दिया। मतलब जो सही चीज थी उसको सही नहीं कहा, उन्होंने गलत कहा कि क्या हो? बीमार है, वो बीमार नहीं था। इसके बाद में अपने आता है टाइप सेकंड एरर, जब शून्य परिकल्पना को अस्वीकार नहीं किया जाता है जबकि वह गलत है। अब भाई साहब इसमें क्या है? इसमें ऐसा है कि वहां पर कोई हॉस्पिटल में व्यक्ति जाता है और व्यक्ति जाता है तो वो बीमार है, पर उसको क्या कह दिया जाता है कि आप स्वस्थ हो, आप स्वस्थ हो, तो उसको क्या कहते हैं? टाइप सेकंड एरर कहते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे की क्या है? विपरीत है। अब इसके बाद में आता है अन्य नाम की बात करें तो फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं और इसको फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, मतलब इसको नेगेटिव मतलब अस्वीकार नहीं करते हैं, और इसको पॉजिटिव मतलब इसको अस्वीकार कर देते हैं सही होते वक्त भी। इसके बाद में आता है प्रभाव। ऐसा निष्कर्ष निकालना कि कोई प्रभाव या संबंध है जबकि वास्तव में नहीं होता है। ऐसा निष्कर्ष निकालना कोई प्रभाव या संबंध नहीं है जबकि वास्तव में क्या होता है? संबंध होता है। रियल में क्या होता है? संबंध होता है, रिलेशन होता है। इसके साथ में सांख्यिकी स्तर की बात करें तो इसमें क्या होता है? यह त्रुटि सांख्यिकी स्तर पर क्या होती है? नियंत्रित होती है अल्फा पर, और इसके साथ में ये क्या होती है? 1 माइनस बीटा के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। इसके बाद में है त्रुटि का परिणाम क्या होता है? शून्य परिकल्पना को गलत तरीके से क्या कर लिया जाता है? अस्वीकार कर लेते हैं। इसमें शून्य परिकल्पना को गलत तरीके से क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। संभावना, इसमें त्रुटि होने की संभावना को अल्फा से दर्शाया जाता है और इसमें किससे दर्शाया जाता है? बीटा से। और उदाहरण की बात करें, किसी दवा को प्रभावी मानना
जब वह वास्तव में प्रभावी नहीं होती है, और किसी दवा को प्रभावी न मानना जब वह वास्तव में क्या है, अप्रभावी है। ठीक है, सॉरी, प्रभावी है और प्रभावी नहीं मानते हैं। और त्रुटि की गंभीरता की बात करें तो यहाँ पर मेरे हिसाब से काफी अंतर है। इनमें से आपको जो भी बेस्ट लगता है वो 4-5 आपको क्या रखने हैं, याद रखने। मेन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि टाइप फर्स्ट एरर में क्या होता है, सही होता है पर भाई साहब गलत मान लेते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, और उधर गलत होता है उसको सही मान लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्यासो डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे मैंने बता रखा है, डेफिनेशन में भी आ सकता है, टिप्पणी में भी आ सकता है, और इसके अलावा ये अपने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में भी बताया था। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक विवेकपूर्ण संभावना है जो कि निश्चित संख्या के स्वतंत्र बर्नौली परीक्षणों में सफलता की संख्या को क्या करता है, डिनोट करता है। मतलब ये क्या करता है, सफलता की संख्या को डिनोट करता है, जिसमें प्रत्येक परीक्षण में सफलता की संभावनाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन चलते हैं आगे की ओर। इसका फॉर्मूला भी लिखाया हुआ है, फॉर्मूला याद कर लेना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है, नेक्स्ट आता है प्यासो डिस्ट्रीब्यूशन। प्यासो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक विवेकपूर्ण संभावना वितरण है जो कि समय स्थान के एक निश्चित अंतराल पर घटनाओं की एक निर्धारित संख्या के होने की संभावनाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। क्या करता है, व्यक्त करता है। और इसके साथ में ही क्या होता है, औसत दर भी क्या होती है, ज्ञात होती है। किसके साथ में, प्यासो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। तो ये अपने फॉर्मूला हो जाएगा। और वैसे मैंने हैंड रिटन में जो पेपर सॉल्यूशन था उसमें अच्छे से मैंने समझा भी दिया था, डिनोट भी कर दिया था, तो फॉर्मूला आपको वहां से देखना है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है नेक्स्ट कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट, और इसके साथ में ही रिग्रेशन कोफिशिएंट। मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट, और इनके गुण, मतलब इनके गुण आ जाएंगे, इनके प्रॉपर्टीज आ जाएगी। सबसे पहले आपको देखना है कोरिलेशन या सहसंबंध किसे कहते हैं। कोरिलेशन या सहसंबंध किसे कहते हैं, तो सहसंबंध क्या है, एक सांख्यिकी तकनीक है जो कि दो वेरिएबल के बीच में संबंध की ताकत और इसके साथ में संबंध की दिशा को मापने और वर्णन करने में उपयोग में ली जाती है। कहने का मतलब यह है कि दो वेरिएबल है, उन दोनों वेरिएबल में आपस में संबंध, दिशा और उनकी जो शक्ति है उसको मापने और उनका वर्णन करने के लिए किसका यूज करते हैं, अपन कोरिलेशन का यूज करते हैं। दोबारा से समझिएगा, दो क्या है, वेरिएबल है, इन दोनों के मध्य संबंध, इसके साथ में ही इनकी दिशा और इसके साथ में ही इनकी शक्ति का क्या करती है, वर्णन करती है। और इसके साथ में इसको क्या कहते हैं, इसको अपन कोरिलेशन कहते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। जब दोनों वेरिएबल्स क्या होते हैं, समान दिशा में बढ़ते हैं तो उसको पॉजिटिव कहते हैं। नेगेटिव, जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा घटता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको नेगेटिव कहते हैं। जीरो कोरिलेशन, जब वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध नहीं पाया जाता है, दैट इज जीरो कोरिलेशन होता है, जीरो से संबंध होता है। तो ये अपने क्या है साथियों, कोरिलेशन के टाइप है। इसके बाद में अपने आता है फॉर्मूला, जो कि मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। और यहाँ का जो फॉर्मूला है वो क्या है, थोड़ा सा टाइप एरर है और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में नहीं है, तो आपको वहां से क्या देखना है, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन से फॉर्मूला देखना है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं साथियों आगे की ओर। आगे आता है इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब जो सहसंबंध गुणांकन है, सहसंबंध गुणांक या कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इसकी आपको प्रॉपर्टीज देखनी है। और प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले सहसंबंध गुणांक -1 से कितना होता है, 1 होता है, पहली प्रॉपर्टी। इसके बाद में अगर आपको पूछे कि R बराबर 1R का जो मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है, पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध है। इसके साथ में R बराबर -1R और -1R है, इसका मतलब है कि पूर्ण नकारात्मक है। और बराबर 0 है, मतलब इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब पॉजिटिव अपन ने क्या पढ़ा, 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन और इसके साथ में नेगेटिव और 0। ठीक है, तीनों का आपको एग्जाम्पल मिल गया, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, प्रॉपर्टीज आ जाएगी। इसके बाद में अपने आता है रिग्रेशन। क्या आता है बेटा, रिग्रेशन आता है। तो प्रतिपगमन गुणांक प्रतिपगमन मॉडल के में स्वतंत्र और आश्रित वेरिएबल्स के संबंध को मापता है। मतलब दो होता है,
एक वेरिएबल है इस पर निर्भर है और ये स्वतंत्र है इस पर, ये किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य का जो रिलेशन है मतलब स्वतंत्र और इसके साथ में आश्रित, मतलब एक आश्रित होता है एक स्वतंत्र होता है, इन दोनों के मध्य संबंध ज्ञात करना जो होता है वो किसके द्वारा संबंध ज्ञात करते हैं अपन, प्रतिपगमन गुणांक के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। आगे अपने को क्या देखना है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अपने को देखनी है। और प्रॉपर्टीज में अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले इसमें कितने होते हैं, इसमें भी वही पॉजिटिव और क्या आएंगे, पॉजिटिव और इसके साथ में ही नेगेटिव कोरिलेशन आएगा, नेगेटिव कोरिलेशन आएगा। तो आपको जो ओल्ड पेपर की मैंने दे रखी है ना, ओल्ड पेपर की जो पीडीएफ दे रखी है ना, वहां पर मैंने इसको पॉइंट के माध्यम से समझाया है, तो वो यही से आपको क्या करना है, कवर करना है, वहां पर मैंने अवेलेबल करवा दिया है। और मैं आपको बता देता हूँ वो वहीं से कवर करना है जो चीजें बता रहा हूँ। अब ये नुकसान किनको होगा, ये नुकसान उनको होगा जो डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ते हैं अपने एप्लीकेशन पर। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, अपने एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन की लिंक चाहिए तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना, या आपको अगर लिंक भी मिल गई है तो इन नंबरों पर जरूर मैसेज कर देना आगे की स्टडी के लिए। अब इसके बाद में आता है बेटा आगे की ओर, आगे अपने आता है इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, मतलब जो आपके स्टैटिक्स है, जो सांख्यिकी है, उसका एक तो महत्व आपको बताना है, उसका क्या बताना है, महत्व बताना है, और इसके साथ में उसकी सीमाएं बतानी है, मतलब उसकी क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन है और उसका क्या महत्व है। तो बेटा आप सभी को पता है कि कृषि के क्षेत्र में भी तो अपन किसका लेते हैं, स्टैटिक्स का यूज लेते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अपन स्टैटिक्स का यूज लेते हैं, एग्रोनॉमी में लेते हैं। कोई भी अपने को जैसे ऑर्चार्ड का मैनेजमेंट करना है, कोई भी अपने को जैसे बात करें कि कोई भी अपने को बाग लगाना है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में बात करें, और एनिमल साइंस में जो भी दूध वगैरह के आंकड़े होते हैं, ठीक है, तो वहां पर जहां पर संख्या का यूज होता है वो क्या है, स्टैटिक्स है। तो इसका तो हर सेक्टर में यूज होता है। तो इसके महत्व के बारे में पूछ रहे हैं तो सबसे पहले ये डाटाज की क्या करती है, व्याख्या करती है, मतलब इंटरप्रिटेशन करने में क्या होती है, सहायता होती है। और डाटाज का क्या करती है, रिसर्च या अनुसंधान करती है। क्या करती है, अनुसंधान करती है या रिसर्च करती है। इसके साथ में नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, मतलब ये क्या करती है, पूर्वानुमान विश्लेषण करती है, मतलब ये डेटाज या कोई भी घटना है उसका पूर्व में ही अनुमान लगाने में भी क्या होती है, हेल्प करती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है पॉलिसी मेकिंग, कोई भी पॉलिसी वगैरह का निर्माण करना है, और जो सरकार है, कोई संगठन है, कोई बिजनेस है, वो कोई पॉलिसी का निर्माण करेगी तो पहले वो क्या करती है, आपने देखा होगा कि बिजनेस का जो एनालिसिस है ना वो किसके द्वारा होता है, वो कहीं ना कहीं स्टैटिक्स भी उनमें क्या होती है, हेल्प करती है। तो ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो क्या करती है, पॉलिसी निर्माण करती है, तो उसमें भी अपने स्टैटिक्स क्या करती है, हेल्प करती है। इसके साथ में ही क्वालिटी कंट्रोल में सहायक होता है और एग्रीकल्चर में काम में आता है। क्या आता है, एग्रीकल्चर में काम में आता है। एग्रीकल्चर में बता देना, एग्रोनॉमी में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल साइंस में, इनमें बता देना। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, मतलब जो स्टैटिक्स है, जो सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है या जो सांख्यिकी है, इस सांख्यिकी की क्या सीमाएं हैं, सांख्यिकी की क्या सीमाएं हैं, मतलब इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, मतलब किस कंडीशन में ये अप्लाई नहीं हो पाता है, तो वो अपने को क्या करना है, स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डाटा डिपेंडेंसी, मतलब ये डेटा पर क्या होती है, निर्भर करती है। सांख्यिकी विश्लेषण पूरी तरह से डेटा की गुणवत्ता, सटीकता पर निर्भर करती है। गलत या पक्षपाती डेटा भ्रामक निष्कर्षों की ओर ले जाता है। कहने का मतलब ये है बेटा, आप जो डेटा लेकर आ रहे हो ना, वो डेटा अगर सटीक नहीं है, गुणवत्ता युक्त नहीं है, तो जो रिजल्ट आएगा, जो निष्कर्ष आएगा, जो कंक्लूजन आएगा, वो भी क्या नहीं आएगा, सही नहीं आएगा। तो पहला है कि ये डेटा पर पूर्णतः निर्भर है। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट कि ये क्या होती है, इनएबिलिटी टू हैंडल नॉन क्वांटेबल डाटा, मतलब ये गैर मात्रात्मक डेटा को संभालने में असक्षम रहता है। मतलब सांख्यिकी मुख्य रूप से मात्रात्मक डाटा पर ही कार्य करती है, गुणात्मक पर नहीं करती है। बेटा गुणात्मक, जैसे आप गोरे हो, काले हो, इसके साथ में ही आपका कलर क्या है और कोई प्रोडक्ट का क्या कलर है, मतलब ये जो गुण वाली चीज आ जाती है ना, ईमानदारी है, अच्छाई है, बेटा इन चीजों पर ये वर्क नहीं करता। यहाँ पर आते ये क्या कर लेता है, ये मना कर देता है कि अब मेरे से नहीं होगा, मतलब मैं यहाँ कार्य
नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है कि गुणात्मक डेटा के लिए ये क्या नहीं होता है, प्रभावी नहीं होता है। इसके बाद में अपने आता है बेटा नेक्स्ट, और नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब इसका मतलब है कि कुछ सांख्यिकी विधियां अत्यधिक जटिल होती है और इससे जो उन्नत ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो गैर विशेषज्ञों के लिए ये समझना क्या होती है, कठिन होती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। इसके बाद में आता है अत्यधिक सामान्यीकरण। मतलब अगर सैंपल पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधि नहीं होता है तो सांख्यिकी कभी कभी अत्यधिक सामान्यीकरण निष्कर्षों की ओर ले जाता है। कहने का मतलब है कि जब आप सैंपल लेकर आते हो, किसी जनसंख्या का सैंपल लेकर आते हो कि इस गांव में 50 लोग हैं, अब भाई साहब 50 लोग उसी में थे और बाकी में 200 लोग थे, तो बेटा जब आपका जो सैंपल ही गलत आ जाएगा तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ में कभी कभी मिसयूज भी हो जाता है, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी हो जाता है, डेटाज के द्वारा क्या हो जाता है, इसका मिसयूज हो जाता है। तो मिसयूज भी होता है, ये भी क्या है, इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये अपने क्या है, इसकी लिमिटेशन आ जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मतलब आपको किसकी माप बतानी है, विक्षेपण की माप बतानी है। किसकी बतानी है बेटा, विक्षेपण की माप बतानी है। और दो प्रकार की होती है, मैं आपको पहले ही क्लासिफिकेशन दे दूं कि एक तो होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। एक क्या होती है, रिलेटिव होती है। रिलेटिव में किसी प्रकार की यूनिट नहीं होती है, रिलेटिव में किसी प्रकार की यूनिट नहीं होती है, और इसमें क्या होती है, यूनिट होती है। एब्सोल्यूट में क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, और उसमें मैंने बताया था कि ये जो माप है ना, ये दूरी बताती है, मतलब अंतर बताने का कार्य करती है। क्या, डिस्पर्शन। अब ध्यान से देखना, दो प्रकार की माप मैंने बताई। सबसे पहली कौन सी आ जाती है, एब्सोल्यूट, मतलब जिसको निरपेक्ष कहते हैं, रिलेटिव सापेक्ष कहते हैं। और एब्सोल्यूट में इकाई होती है, इसमें इकाई नहीं होती है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन बताया था, रेंज बताया था कि औसत किसका था, रिलेटिव का था। एब्सोल्यूट में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, तो वो किसका था, कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट का था। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैंने सारी चीजें बता दी थी। ये वाला क्लासिफिकेशन मैंने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में बता दिया था, और इसका ऊपर से अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रिवीजन करवा लेते हैं। और इसके अलावा मैंने कहा था कि जब भी साथी इस वीडियो को देखें तो उस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि काफी पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो इसमें नहीं बताए जाते हैं, वो इसमें उस वाली में बताए जाते हैं, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन वाली में। ठीक है, तो अब अपन किसके बारे में बात करेंगे, डिस्पर्सन की जो माप होती है। डिस्पर्सन क्या होता है बेटा, दो चीजें हैं, मतलब दो के मध्य जो अंतर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहीं ना कहीं डिस्पर्शन कहते हैं। तो विविधता एक क्या है, सांख्यिकी की माप है, जो कि यह बताता है कि डेटा के बिंदु केंद्रीय प्रवृत्ति, जैसे माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलका हो गया, इससे कितनी दूरी है। मतलब जो डेटा के जो बिंदु है वो केंद्रीय प्रवृत्ति से कितनी दूर है, कितनी दूर में डेटा का फैलाव है, ये मापने का कार्य कौन करता है, ये मापने का कार्य करता है अपने डिस्पर्शन। और इसमें जैसे कि अपन बात करें कि जैसे रेंज आ जाएगा, तो रेंज किसकी आ जाएगी, रिलेटिव की आ जाएगी। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी आपके जैसे श्रेणी दी हुई हो उसमें मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू आप घटा देना, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं साथियों, क्या, रेंज कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वो सारी चीजें आपको वहीं से याद करनी है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आ जाएगा, इसके साथ में ही बात करें तो वेरिएंस आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने वहां पर बता रखी है, तो आपको वहीं से क्या करना है, इनका स्टडी करना है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन डिटेल्स। मतलब आपको डाटा के निरूपण करने के मेथड बताने हैं कि आपको रिप्रेजेंट करना है। बेटा आपके पास में है कोई भी डाटा आ जाए, जैसे आपको बताना है कि जैसे डाटा है आपके पास में, अपन बात करें कि 10 किलोग्राम गेहूं प्राप्त हुआ, 20 किलोग्राम क्या प्राप्त हुआ, 20 किलोग्राम मक्का, और इसके साथ में ही 70 किलोग्राम क्या प्राप्त हुई, आपके मेथी प्राप्त हुई। ठीक है, तो उसको किस प्रकार से डिवाइड करोगे, उसको डिवाइड करोगे कि 10 किलोग्राम तो क्या प्राप्त हुआ, इसके साथ में 20 किलोग्राम क्या प्राप्त हुआ, 70 किलोग्राम क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको रिप्रेजेंट किए।
मतलब आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस टाइम ये कह रहा है कि डाटा को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। मैंने 4-5 बताए थे मेनली। एक तो पहला बताया था हिस्टोग्राम डायग्राम। हिस्टोग्राम डायग्राम में क्या होते हैं, डायग्राम भी बताए थे उनके कि एक तो इस प्रकार से होता है, इसके साथ में इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार वाले को जब ये ग्राफ में ये अपन बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम डायग्राम कहते हैं। अब जब अपन इनको क्या करते हैं बेटा, इनको अपन एक स्ट्रेट लाइन से अपन इनके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, स्ट्रेट लाइन से इनके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब स्केल से जब इनको मिलाते हैं तो इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व मतलब आप जब इसको एक फ्री हैंड मतलब ऐसे ही आप हाथ से ही इनको मिला रहे हो, जैसे कि मैं मिला रहा हूं, तो ये अपने क्या है होती है, ये अपने फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। स्केल से मिलाकर आना अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का बना क्या होता है, और मैंने समझाया भी था और डायग्राम भी बताया था उसमें, ठीक है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा क्या होता है, डेटा का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व डेटा को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करने में क्या करता है, मदद करता है, जिससे इनको समझना और व्याख्या करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। डेटा में अपने को डेटा का पैटर्न समझना है, प्रवृत्ति समझना है, संबंध समझना है, तो वो अपन आसानी से समझ सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा से, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आपको जब डाटा का क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, प्रदर्शन करना है या प्रतिनिधित्व करना है या प्रदर्शन करना है, तो प्रदर्शन करने के लिए कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला इसका टाइप होता है बार चार्ट। कौन सा होता है साथियों, बार चार्ट होता है, ठीक है। और इसके साथ में ही अपन बात करें आयताकार पट्टियों का यूज करते हैं, जो कि मैंने बताया था इंस्टाग्राम वगैरह होता है, वो सारी चीजें आ जाती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व आ जाता है, वो इसी में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी एक प्रकार का क्या है, बार डायग्राम है। कैसा है, बार डायग्राम है, तो ये आ जाएगा। इसके साथ में एक होता है पाई। पाई क्या होता है बेटा, वर्गाकार होता है। क्या होता है, वर्गाकार होता है। इसमें आप क्या करते हो, डाटाज का रिप्रेजेंटेशन करते हो, ये क्या होता है, पाई चार्ट होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं आगे की ओर। ये वाला आपके क्या आ जाएंगे, 5 आप लिखे आना, जो कि मैंने उसमें करवा रखे हैं। ओजीव कर्व आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व है, इसके साथ में हिस्टोग्राम डायग्राम, और एक कौन सा आ जाएगा, पाई चार्ट आ जाएगा। ये वाले करके आने हैं आपको। अब इसके बाद में अपन चलते हैं, व्हाट इज एनोवा, मतलब एनोवा क्या है, और आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है कि वन वे क्लासिफिकेशन क्या होता है। मतलब एनोवा आपको बताना है और वन वे क्लासिफिकेशन आपको समझाना है। तो देखिएगा, एनोवा एक प्रकार की क्या है, स्टैटिस्टिकल क्या है, टेक्निक्स है या मेथड है, जिसका उपयोग अपन यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि क्या 3 या 3 से अधिक स्वतंत्र समूहों के मध्य माध्यम में कोई सांख्यिकी महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एनोवा एक प्रकार की सांख्यिकी का क्या है, एक मेथड है, जिसका उपयोग करते हैं निर्धारित करने के लिए। क्या निर्धारित करने के लिए, कि 3 या 3 से अधिक स्वतंत्र समूहों के मध्य माध्यम में कोई सांख्यिकी महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए कहीं ना कहीं किसका यूज किया जाता है, एनोवा का यूज किया जाता है। इसका उपयोग तब करते हैं जब 2 या 2 से अधिक समूहों या उपचारों की तुलना की जाती है। जब 2 समूहों की आपस में तुलना की जाती है, मध्यों की तुलना की जाती है, 2 के लिए तो अपन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का कर लेते हैं, पर यहाँ पर 2 या 2 से अधिक का यूज करते हैं, तब किसका यूज करते हैं, एनोवा का, ताकि यह जांचा जा सके कि क्या कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं है, ठीक है। इसको अपन एनोवा कहते हैं। इसके बाद में आता है वन वे क्लासिफिकेशन। क्या आता है, वन वे क्लासिफिकेशन आता है। एक तरफा जो एनोवा है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक स्वतंत्र वेरिएबल होता है। क्या होता है, स्वतंत्र वेरिएबल होना चाहिए, तभी अपन एनोवा का प्रयोग करते हैं, और इसे विभिन्न समूहों या स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। बेटा ध्यान से समझ लेना सारी चीजें, ठीक है। और वैसे मैंने क्लास में समझाया था, आपने अगर ऐप पर क्लासेस ले रखी है, अगर किसी साथी के बहुत ज्यादा वीक है, तो ऐप पर 6 से 7 घंटे की क्लासेस है, उनको जरूर ज्वाइन कर लेना। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर देना। अभी तो 69 की चल रही है ओनली, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, एनोवा जो होता है ना, एनोवा में क्या होता है, एक तो स्वतंत्र, जैसे 3 चर है ना, 3 चर में से एक तो स्वतंत्र रहेगा, ठीक है, और बाकी कितने ही कैसे ही हो, पर एक स्वतंत्र रहेगा। 4 है तो 4 में से एक रहेगा,
ए क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। और फिर उन चारों के मध्य क्या ज्ञात करते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं, किसके द्वारा, एनोवा के द्वारा। तो इसका मतलब है कि इसमें एक स्वतंत्र वेरिएबल होता है, इसे विभिन्न समूह या स्तरों में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। एनोवा की प्रीसर्च इसकी जो प्रोसीजर है उसकी बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है इसमें शून्य परिकल्पना, मतलब जो एक तो क्या होती है फैकल्टेटिव मतलब वैकल्पिक, और इसके साथ में एक होती है नल हाइपोथेसिस। इसको क्या करते हैं, पहले पहचानते हैं कि इसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस है या फिर सॉरी शून्य परिकल्पना है या इसके साथ में ही वैकल्पिक परिकल्पना है, यह आपको पहचानना है। उसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट कि समीकरण का यूज करके एफ आंकड़ा की क्या करनी है, अपने को इनकी क्या करनी है, गणना करनी है। कहीं ना कहीं क्या करनी है, गणना करनी है, जो डाटाज है उनकी गणना करनी है। और जो अपने जो डाटाज है मतलब जो सैंपल में दिए हुए हैं उन डाटाज के वितरण तालिका से महत्वपूर्ण मान से क्या करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। और यह तय किया जाता है कि जो आपके शून्य परिकल्पना या अपने वैकल्पिक परिकल्पना है उसको खारिज करना है या रखना है, मतलब स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। ठीक है, तो इससे अपने को कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि अगर स्वीकार कर दिया तो बिल्कुल क्या है, इसमें अंतर है, और स्वीकार नहीं किया मतलब क्या नहीं है बेटा, अंतर नहीं है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर। तो भाई साहब मेजर के दो होते हैं मेनली। ठीक है, एक तो मीन वाला होता है, एक लॉजिकल होता है। ठीक है, और इसके साथ में इसमें तीन प्रकार के मीन होते हैं, एएम अर्थमेटिक मीन, इसके साथ में एचएम मतलब हार्मोनिक मीन, एक होता है जीएम मतलब जियोमेट्रिक मीन। इसके साथ में एक अपने कौन सा होता है साथियों, एक होता है मीडियन, मीडियन, और एक आ जाएगा मोड। क्या आ जाएगा बेटा, मोड आ जाएगा। ठीक है, तो मीडियन और मोड आ गया। अब ध्यान से देखो कि इसमें पांचों मेजर्स को आपको देखना है और गुण और दोष के साथ में लिखना है। किसके साथ में, गुण और दोष के साथ में लिखना है। और ये चीज आपको कहां पर अवेलेबल होगी, ये आपको अपने एप्लीकेशन पर डिटेल से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, पीडीएफ चाहते हो एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर पूरी 6 से 8 घंटे वाली क्लासेस देखना चाहते हो पूरी टॉपिक वाइज, तो वो भी आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। देखिएगा, अब अपन बात करते हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसका उद्देश्य होता है कि डेटा के केंद्र या उसके आसपास एक मान ढूंढना, मतलब डेटा के जो डेटा है उनकी जो श्रेणी है उनके आसपास का या केंद्र का कोई भी डाटा अपने को क्या करना है, ढूंढना है। और यह उस बिंदु को दर्शाता है जहां डेटा से डेटा के सेट के अधिकांश मान स्थित होते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 प्रमुख माप होते हैं, जैसे कि अपन बात करें मीन, मीडियन और मोड होता है। इसके अलावा 2 कौन से होते हैं, हार्मोनिक मीन और इसके साथ में जियोमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, इनको मैंने जो फॉर्मूलाज है उनके आधार पर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो वहां से आप इनको देख सकते हो, मतलब वहां पर पूछे तो फॉर्मूला, डेफिनेशन और गुण और दोष लिखने हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाला। और नेक्स्ट अपने क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है ची स्क्वायर टेस्ट। कौन सा आता है साथियों, ची स्क्वायर टेस्ट आता है। और ची स्क्वायर टेस्ट के आपको अनुप्रयोग बताने हैं, मतलब इसका किस किस में यूज किया जाता है, किस किस में यूज किया जाता है। और 2 सैंपल के मध्य जो अपना क्या होता है, ची स्क्वायर टेस्ट होता है, उसके बारे में अपने को बताना है। अब ध्यान से देखना, ची स्क्वायर टेस्ट को क्या कहते हैं, अक्स स्क्वायर टेस्ट भी कहते हैं, अक्स स्क्वायर टेस्ट भी कहते हैं। और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है बेटा, ग्रीक वर्ड से कहीं ना कहीं इसको लिया गया है। देखिएगा, ची स्क्वायर जो टेस्ट है, ची स्क्वायर परीक्षण एक सांख्यिकी का परीक्षण है, मतलब ये सार्थकता का परीक्षण है, मतलब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का ही एक प्रकार है। और जो कि वर्गीकरण डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, जो डेटा है उसके वर्गीकरण के लिए किया जाता है। और 2 प्रकार के परीक्षणों के लिए उपयोगी होता है मेनली। पहला होता है अपने सबसे पहले गॉडनेस ऑफ फिट, और एक होता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इन दोनों के लिए क्या होता है, ये कहीं ना कहीं उपयोगी होता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है सबसे पहले ची स्क्वायर टेस्ट के क्या क्या इसकी एज्यूम्पशन है, क्या क्या इसके अनुमान है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें कि इसका जो यूज करते हैं अपन ना, कब करते हैं, क्या क्या इसकी शर्तें होती है, उनकी अपन बात करते हैं।
सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑब्जर्वेशन, मतलब परीक्षण में जो शामिल जो डेटा होते हैं वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, और डेटा सेट के एक मान का चयन दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मतलब जो डेटा है वो एकदम इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा, स्वतंत्र होनी चाहिए। डेटा कैसे होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। इसके बाद में आता है लार्ज सैंपल। क्या आता है, लार्ज सैंपल साइज, मतलब जो सैंपल की साइज है वो क्या होती है, 30 से अधिक। कितना होना चाहिए, 30 से अधिक होना चाहिए। तो ये अपने क्या आता है कि 30 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो प्रत्येक श्रेणी में कम से कम 5 अपेक्षित क्या होनी चाहिए, आवर्तियां होनी चाहिए। यदि अपेक्षित आवर्ती 5 से कम है तो ची स्क्वायर टेस्ट क्या नहीं होता है, मान्य नहीं होता है। मतलब कम से कम 5 होनी चाहिए। इसके साथ में कैटेगरिकल जो डाटा की बात करें तो जो परीक्षण केवल श्रेणीबद्ध और जो गुणात्मक डाटा है, श्रेणीबद्ध या जो गुणात्मक डाटा है उनके लिए ही होता है। जैसे लिंग, वर्ग, आयु, समूह है, इनके लिए ही कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एज्यूम्पशन है। इसके बाद में अपन चलते हैं इनके एप्लीकेशन के बारे में कि क्या क्या एप्लीकेशन होता है। सबसे पहले गुडनेस ऑफ फिट आ जाएगा, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं इसके क्या है, एप्लीकेशन है। क्या है बेटा, एप्लीकेशन है। और इसकी बात करें, गुडनेस फिट टेस्ट की बात करें तो ये क्या करता है, ये जो है वास्तविक डेटा एक विशिष्ट वितरण के अनुरूप है या नहीं है, इसका क्या करता है, ये कहीं ना कहीं जांच करता है। इसके बाद में आता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको देखिएगा, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो होता है यह परीक्षण या जांच करने के लिए किया जाता है कि दो श्रेणियों के मध्य कोई संबंध है या नहीं है, कोई आपस में रिलेशन है या नहीं है, आयु का, लिंग का जो आपस में रिलेशन है वो क्या प्रेजेंट है या नहीं है, ये जांच करने के लिए करते हैं। होमोजेनिटी ऑफ प्रोम्पशन, मतलब अंशों की समानता। यह परीक्षण यह देखने के लिए किया जाता है कि दो या दो से अधिक जनसंख्याओं में प्रतिशत समान है या नहीं है। ठीक है, तो ये अपने ची स्क्वायर टेस्ट के क्या है, प्रकार है। इसके बाद में अपने आता है दो सैंपल के मध्य अपने को अंतर ज्ञात करना हो, जब सार्थकता ज्ञात करनी हो तब अपना क्या मेथड होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, नल हाइपोथेसिस, और इसमें से देखते हैं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस है या फिर इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि नल हाइपोथेसिस है। मतलब दो सैंपल आपस में समान है या नहीं है, ये पहले क्या करते हैं, पहले तय करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने कैलकुलेट ची स्क्वायर टेस्ट। ची स्क्वायर टेस्ट में क्या करते हैं, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में से किसको घटाते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और इसमें भाग किसका देते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का भाग देते हैं। और ये अपनी क्या होती है साथियों, ये कैलकुलेशन हो जाती है ची स्क्वायर टेस्ट की। तो ची स्क्वायर टेस्ट की क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद में क्या करेंगे, ची स्क्वायर टेस्ट से क्या करेंगे, जो मान प्राप्त होगा उसकी क्या करेंगे, अपन जो सारणी है या क्रिटिकल वैल्यू है उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उसमें अगर क्रिटिकल वैल्यू से अधिक होता है तो उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। अस्वीकार का मतलब है क्या है कि दोनों में क्या नहीं है, समानता नहीं है, दो माध्यों के बीच में अंतर ही तो ज्ञात कर रहे हैं कि दोनों माध्यों के बीच में क्या नहीं है, अंतर नहीं है। अगर अस्वीकार होता है, क्योंकि मान अपन निकाल लेंगे ची स्क्वायर टेस्ट का, इसके बाद में क्रिटिकल वैल्यू से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर अधिक हो तो अस्वीकार कर दिया जाता है, अगर कम होता है तो स्वीकार कर लिया जाता है। स्वीकार है मतलब दोनों आपस में क्या है, समान है, दोनों माध्य आपस में क्या है, समान है, इसमें क्या है, असमान है। तो बेटा ये क्या होता है अपने, ये अपने ची स्क्वायर टेस्ट का जो कंप्लीट है वो हो जाता है। और इससे अपना जो ची स्क्वायर टेस्ट वाला भी क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। और जो अपना गेस पेपर था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। और यही क्वेश्चन आपके छपने वाले मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, इसके साथ में ही डिस्पर्सन ऑफ सेंट्रल जो डिस्पर्सन की जो मेजर्स है वो आपकी जैसे एब्सोल्यूट है, इसके साथ में ही आपके रिलेटिव है। इसके गुण दोष भी आपको पूछने वाला है। सेंट्रल टेंडेंसी के जैसे मीन हो गया, मोड हो गया, इसके साथ में ही अर्थमेटिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, ये आपसे पूछा जाने वाला है। ची स्क्वायर टेस्ट ऐसे कैसे आपके छपने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, अच्छे से याद करने हैं। इसके साथ में टाइप फर्स्ट एरर और टाइप सेकंड एरर का ध्यान रखना है, ये जरूर क्वेश्चन आपके छपने वाला है। इसके साथ में ही आपके ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा को अभी लिख लेना, श्योर आने वाला है, सैंपलिंग से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और कल आपके पेपर
पेपर में छपने वाली है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।